नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका एक और नए एपिसोड में। हम लोग डिस्कवरी नेपाल लाइक नेवर बिफोर के सीरीज़ पे 8वां आइटनरी है। और ये आइटनरी आपका 3 नाइट्स काठमांडू एंड 1 नाइट नागरकोट का है। चीज़ वही है जो अभी आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं अपलोड करते हैं हम, वो आपको मिलते रहेंगे। और अभी का वीडियो है का जो आइटनरी है आज का, वो 3 नाइट्स काठमांडू प्लस 1 नाइट नागरकोट का है। इसमें अराइवल आपको त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत किया जाएगा। आपका ड्राइवर और गाइड आपको आपकी गाड़ी तक स्कॉट करेगा, वहाँ से आपके होटल तक। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक मीन्स अगर एक चारों का है तो कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, इकॉनमी, इन सारे सबको मतलब का एक कैपिटल भी माना गया है। गाड़ी पर बैठिए, अपने होटल तक ड्राइव करते हुए मौसम का, अगर मौसम अच्छा हो तो कोई कुछ कह नहीं सकते, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। किसी ने पहले मुझे एक बार मैं दार्जिलिंग गया था, तो मेरे जो ड्राइवर था वो कहते हैं 2 चीज़ों से बच के रहना। दोनों ही चीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं और दोनों ही बिगड़ जाते हैं। एक होता है मौसम और एक होती है लड़कियाँ। जोक्स अपार्ट, बट दार्जिलिंग में जब मैं गया था तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स शायद मेरे इंस्टा में है या फेसबुक में है, वो देख सकते हो। समय अनुसार मौसम बिगड़ता रहता था, तो जब भी सोचते थे कि अब निकलेंगे कुछ देखने के लिए, निकल तो कहते थे, बीच में पता लगता था कि मौसम ख़राब है एंड बारिश हो गई। ऐसे हुआ था जब हम ऑफकोर्स गैंगटॉक में थे, हनुमान टॉक और उस तरह से वापस या ऐसे ही उसी रूट पर हम लोग थे। तो बस थोड़ी देर के लिए मौसम तो साफ़ था तो हम निकल गए। बाद में जब वापसी के समय देखा तो हम बादलों के ऊपर है, बादल हमारे नीचे हैं और वो पूरा ऑफकोर्स ट्रैफिक हो गया था। चलो, वो थी कहानी मेरी। एक और एक ट्रिप लगाऊंगा कभी एक टाइम मिले तो उस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो जो मैं कह रहा था, एयरपोर्ट से लेकर आपके रूम तक, होटल तक आप ड्राइव, रास्ते का सिटी के थ्रू आराम ड्राइव करते हुए आप हमें और आके रिलैक्स कीजिए। शाम को या मॉर्निंग को आते हो, किसी भी टाइम पर आते हो, जैसे ही आप आते हो फ्रेश होके आप लोकल शॉपिंग कर सकते हो। आप फिर वहाँ पर होटल में कसिनो, वहाँ पर आप अपनी आजमाइश कर सकते हो। और नेपाली फोक डांस मीन्स नृत्य कला जो है कल, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हो। और आगे काफ़ी कुछ है। ये था तो पहला दिन। दूसरा दिन जो आपका है, डे 2 आपका काठमांडू में होगा हाफ डे साइटिंग के साथ। जो आपका रहेगा पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ के दर्शन। ड्यूरेशन साइट सीइंग का होगा 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेट, ऊपर नीचे हो ऑफकोर्स। आप 3 घंटे का है तो आप आराम से ये दोनों ये दोनों जो जगह है, इन दोनों को आप आराम से कवर कर सकते हो। तो पहला जो है, ब्रेकफास्ट के बाद आपको पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करवाएंगे। ये मंदिर बहुत पुरानी हिस्टोरिकल मंदिर है। सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स माना गया है ये।
फिर आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका उल्लेख है। और ये लॉर्ड शिवा भगवान शिव के ऊपर बनी है ये मंदिर, आधार है इस मंदिर का। इसका जो स्टाइल है, वो जो इसका बनावट की स्टाइल है वो नेपलीज पगोडा स्टाइल की है, जो बाकी शिव मंदिरों से अलग है और अनोखा है। मतलब बाकी शिव मंदिर हम लोग विज़िट करते हैं, दर्शन देते हैं, उनसे ये वाला जो शिव मंदिर है जो शिव भगवान के ऊपर बनाया है, ये नेपलीज पगोडा के डिज़ाइन या आर्किटेक्चर के ऊपर ये बनाया है। जो मेन आइडल है वो इस मंदिर के ठीक बीच में रखा हुआ है। एंड इसमें 4 द्वार है या गेट है, और इन दरवाज़ों में चांदी या सिल्वर जैसे कहते हैं उसकी एक परत लगी हुई है। तो ये जो चीज़ है आप को सबसे पहले तो आकर्षित करेगी, और स्पिरिचुअल भी है ये, मतलब आस्था का एक स्वरूप है। तो ये तो हो गया थोड़े बहुत जो हमने आपको भी बताए हैं। इसमें ये जो द्वार जो मैंने आपको बताए थे, जो चांदी की परत लगी हुई है, 4 द्वार हैं, ये दरवाजे हैं, द्वार में जो दरवाजे हैं। अच्छा, इन द्वार से 4 पुरोहित या पंडित इस मंदिर के अंदर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और प्रमुखता यही 4 प्रमुख पुरोहित या पुजारी के अलावा कोई और नहीं इसके अंदर आता, मतलब नहीं अलाउ करते हैं इनको। आप अपनी जो पूजा अर्चना की जो थाली हो, वो आप इन 4 पुरोहित में से किसी एक को अपनी पूजा अर्चना करवा सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर एक क्रिमेशन एरिया है जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हो, जो मृत शरीर हो, इनकी क्रिमेशन होती है, इनको अग्नि सौंपते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो आत्मा है, मतलब अपनी शरीर अपनी आखिरी स्टेज में आके यहाँ पर अपनी रूह को या अपनी आत्मा जो है वो यहाँ इस शरीर से विदा लेती है और उसका एक नया जन्म होता है। मैं इसको ठीक से समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर अगर फिज़िकली आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो वातावरण का, जो आपको एक पूर्ण शुद्ध बना देगा। कि मतलब ये कह सकते हैं कि आपके मन के अंदर जो भी संकोच है, जो भी बुरे ख्यालात है या कुछ ऐसे विचार हैं, वो अपने आप ही वहाँ आप जाओगे तो अपने आप ही वहाँ वो जो विचार होंगे या जो सोच होंगे, वो वहाँ पर ही आप उसको उधर ही छोड़ के आ सकते हो। और आपकी जो आत्मा है उसका एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, एक नया जन्म होगा। जैसे कहते हैं कि एक शरीर से जब एक आत्मा निकलती है तो उसका एक नया जीवन मिलता है। तो चलते चलते अगली जो डेस्टिनेशन है या अगला जो मंजिल है हमारी, वो है बौद्धनाथ स्तूपा। ये स्तूपा 120 फीट हाई है और ये एशिया का सबसे ऊंचा स्तूपा माना गया है। ये है
और इट इज़ द हार्ट ऑफ द टिबेटन बुद्धिज़्म। सॉरी, हार्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म का ये मतलब है कि यहाँ ये जो है गढ़ है, एक केंद्र है जहाँ से टिबेटन बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी। पहले भी एपिसोड्स में कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो भारत से एक्चुअली शुरू हुई है। उसके बाद उसके जो ब्रांचेस हैं वो फिर यहाँ से अलग अलग देशों में जाके अपना अस्तित्व अपना कायम किया है। तो उसमें से एक टिबेटन बुद्धिज़्म है जिसका केंद्र या जिस केंद्र है वो बौद्धनाथ इस जगह पर है। मतलब एक सेंटर कह सकते हो, एक सेंटर पॉइंट कह सकते हो, जैसे केंद्र मैंने बोला है। तो यहाँ से वो शुरू हुई थी, प्रीचिंग जिसे कहते हैं, स्टार्टिंग टीचिंग्स, शुरुआत हुई थी टिबेटन बुद्धिज़्म की। फिर आगे फिर टिबेट जो अभी चाइना के अंडर है तो उस वहाँ पर स्प्रेड हुआ था। लेकिन बुद्धिज़्म के अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसमें से एक ब्रांच जो है वो टिबेटन बुद्धिज़्म है। बाकी आपको पता ही है कितने और ब्रांचेस हैं। तो ये जो ब्रांच निकली थी बुद्धिज़्म से, ये नेपाल में आके इन्होंने अपना एक गढ़ बनाया, एक केंद्र बनाया जहाँ से टिबेटन बुद्धिज़्म की उत्पत्ति हुई, उसकी एक बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ, और फिर वो तिब्बत के तरफ उन्होंने फ्लरिश किया। तो ये एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं दी हार्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म। अब तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, और हर एक रेक्टेंगल शेप में इस स्तूपा के जो स्तूपा है उसमें अ पेयर ऑफ आइज़ है, आँखों का जोड़ा है। ऑफ कोर्स आइज़ हमारे एक पेयर आइज़ में दो ही होते हैं तो आँखों का जो आइज़ हैं उसकी पेयर ऑफ आइज़ है, आँखों के जोड़े हैं। 4 रेक्टेंगल है तो 4 जो उसके चारों साइड है, तो चारों साइड में ये बनाया गया है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द अवेयरनेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इस जो ये आँख है, आप इसकी जो कारीगरी है, जो आर्टिस्ट है, जो चित्रकार है जिसने ये बनाया होगा, उसने मतलब इसको इस तरह से बनाया है कि आप किसी भी एंगल पर अगर आप खड़े हो जाए और इस पीस ऑफ आर्ट को देखेंगे या इस आइज़ को देखेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि वो आपको देख रहा है किसी भी एंगल से आप अगर देखोगे तो ये एक अलग ही एक कारीगरी है, एक आर्टिस्ट का एक अलग है, तो आप उसकी एक प्रशंसा ज़रूर कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली अवेयरनेस लाता है आपके अंदर कि भाई आप अवेयर हो जाओ, गलत राह में आप भटक ना जाओ और एक सही रास्ता, एक सही राह आप लेके चलो। तो उसके बाद आप चलते चलते अपने होटल पर चले और वहाँ पर फ्रेश होके आप उसको अगले दिन की तैयारी हो जाए। अगला दिन डे 3, आज का दिनचर्या हाफ जो होगा वो ऑफ कोर्स एक हाफ डे के थ्रू होगा, एक हाफ डे साइट सीइंग का होगा जिसमें आपका पतन सिटी और शंभुनाथ का दर्शन होगा। ये तकरीबन 3 घंटे का होगा टोटल ड्यूरेशन ऑफ साइट सीइंग जो होगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको पतन सिटी का दर्शन करेंगे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। इसको ललितपुर भी कहा जाता है, हमारे वेद और ग्रंथों में इसका नाम ललितपुर है। तो
ये आज तो ये पतन सिटी के नाम से जाना गया है, लेकिन अगर हमारे ग्रंथ और वैदिक जो बुक्स हैं, किताबें हैं और ग्रंथों में आपको इस शहर का नाम ललितपुर लिखा या देखने को मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर सिटी है। यहाँ पर राजा महाराजाओं का रेसिडेंशियल है, रहने का निवास है, और ये आपका बहुत लग्जरियस पैलेसेस से भरा हुआ है। इसकी सिचुएशन या इसकी जो ये जो जहाँ पर है वो बेसिकली दरबार स्क्वायर के पास है या दरबार स्क्वायर के अराउंड है। तो इस अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको इसी दौरान कुछ स्तूपा आप सुन रहे होंगे, तो इस एरिया में, इस जगह पे काफ़ी आपको स्तूपा मिलेंगे। इससे पहले आप बौद्धनाथ स्तूपा का नाम सुना होगा। अब जैसे आज का दिन में आपको शंभुनाथ स्तूपा के भी दर्शन होंगे। तो ये तो जो तीसरा स्तूपा है ये है अशोक स्तूपा। इस स्तूपा में भी आपको एक आँखों की पेंटिंग या चित्र आपको दिखेगी, जो बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है क्वेश्चन, और देखने में आपको लगेगा कि ये मतलब अगेन वही चित्रकार अपना चित्र किस तरह से पेश करता है, काबिल तारीफ़ है। देखने आपकी आंखें हटेगी नहीं, नज़र नहीं हटेगी, जैसे कह सकते हैं। ऐसे 4 स्तूपा है इस पतन सिटी में। तो उनमें से अशोक स्तूपा एक है, बौद्धनाथ स्तूपा मैं आपको कल बता ही दिया था। इसके बाद एक शंभुनाथ स्तूपा है। तो ये इस विज़िट के बाद आपका नेक्स्ट विज़िट उसी पर होगा। तो ये 3 स्तूपा तो है, एक और है, वो नेक्स्ट आइटनरी में या कहीं आप ट्रैवल करोगे तो आपको कोर्स उसके भी दर्शन होंगे। यहाँ पर महाबौद्धा नाम की एक जगह है, जहाँ पर जिसे कहते हैं टेम्पल ऑफ 1000 बुद्धास, मतलब 1000 बुद्धिस्ट टेम्पल्स की बनाई हुई है। और ये टेम्पल्स बेसिकली टेराकोटा के स्टोन की कार्विंग या स्टोन से बनाई हैं, जिसमें बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म के जो रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, मतलब उनकी उनका रहन सहन, उनकी स्क्रिप्चर्स, एटलीस्ट ये सब उसमें बनाया हुआ है। एंड एटलीस्ट उससे पता लगता है कि उस दौरान किस तरह से ये लोग रहते थे, क्योंकि उनकी पूरी कस्टम्स और ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स पूरी इस पेंटिंग्स या स्क्रिप्टेड ऑन द स्टोन के ऊपर जो स्क्रिप्ट किया हुआ है, स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो पूरा दर्शाया गया है इस टेराकोटा के स्टोन स्ट्रक्चर्स में। अब थोड़ा बहुत आगे घूमते हैं। नेक्स्ट जो हमने आपको बताया था कि आज के दिन में सेकेंड होगा, नेक्स्ट होगा शंभुनाथ स्तूपा। पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर 4 स्तूपा हैं, तो यहाँ पर 2 और ये तीसरा स्तूपा आपके सामने है। शंभुनाथ स्तूपा जो है ये काठमांडू का एक ताज है। जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि शंभुनाथ स्तूपा जो है वो काठमांडू का एक क्राउन है या ताज है, जिसे कहते हैं ना कि सर का ताज है। और काठमांडू वैली
डायरेक्टली यहाँ से दिखता है। और उसकी वैली की सुंदरता का जो वैली का जो मुकुट है, या वैली का जो जो ताज या सर का मुकुट जो है, वो भी कहलाता है ये, क्योंकि हाइट पर है। अब इसकी जो आर्किटेक्चर है, ये कह सकते हो कि दैट स्तूपा इज़ डीपली सिम्बॉलिक। मीन्स ये ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है, ये जो जो मंदिर है शंभुनाथ स्तूपा, इस ये चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, ये दोनों के आस्था का एक संपूर्ण केंद्र है, एक केंद्र बिंदु भी कह सकते हो। इस ये जो चीज़ इन दोनों धर्मों के आस्था से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर नोटिस किया होगा, शंभुनाथ स्तूपा के ऊपर एक सफ़ेद एक गम्बुज है जो डोम कहते हैं। ये वाइट कलर का सफ़ेद रंग का है, और ये जो हमारी धरती है उसको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो उससे जो धागे निकल रहे हैं, थ्रेड्स जिसे कहते हैं, वो 13 हैं, 13 थ्रेड्स हैं, 13 धागे हैं। वो इसके ऊपर जो टावर है, ये टावर से बंधे हैं। अब ये 13 जो थ्रेड्स हैं या 13 जो धागे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं 13 स्टेजेस। मीन्स 13 अलग अलग स्टेप्स है, स्टेज है, जो आपको मुक्ति के लिए, या निर्वाणा जिसे कहते हैं, मोक्ष जिसे कहते हैं, ये वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक है। तो फिर आज आपका जो दर्शन एटलीस्ट मंगलमय, और एटलीस्ट इसको देखकर एटलीस्ट कुछ आपके मन में का जो है, जैसे आपने कहा आपको मोक्ष मिल गया या मुक्ति मिल गई, तो ये इसको दर्शन करके एटलीस्ट आप इसको समझ के ये कह सकते हो कि हाँ यार, 13 स्टेप्स है या 13 स्टेजेस हैं, अलग अलग है। तो इन सब को अगर आपने देख लिया तो एटलीस्ट से लगे आपको एक मुक्ति के द्वार या निर्वाण मोक्ष के द्वार का एक झलक आपको मिल गई। इसके बाद आप होटल में जाएंगे, फ्रेश होंगे, अगले दिन के लिए तैयार रहेंगे। अगला दिन जो है वो नागरकोट के लिए हम निकलेंगे, जो 1.5 घंटे का 1.5 आवर ड्राइव है। सुबह निकलेंगे, और तकरीबन नागरकोट में ये कह सकता हूँ कि काठमांडू से थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में है, और ठंड भी है वहाँ पर, तो आपको हल्का जैकेट या पोलोवर लेके साथ में चलना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी जो एल्टीट्यूड है ये है 2175 में 2175 की जो हाइट है, और अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर या 1.5 घंटे का एक ड्राइव है नागरकोट काठमांडू से। इट्स अप हिल, ऑफकोर्स मैं से पहले ही बता दिया था कि इसकी हाइट 2175 है, तो इट्स अप हिल ड्राइव। और इट्स अ विलेज सेंट्रल नेपाल। उसको बहुत ब्यूटीफुल है, एक वैली है एक्चुअली, कहते हैं काठमांडू ऑफ काठमांडू वैली का एक सेंटर, मतलब at rims of the Kathmandu Valley कह सकते हो आप। It is known for its beautiful Himalayan
माउंटेन्स या उसके जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय, तो उसके जो आप व्यू देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आके एक्सपेक्टेशन ट्रैकिंग करते हैं ताकि ये आप देख सको। मेजर दो चीज़ यहाँ से आपको, दो तीन चीज़ें आपको लगेगी। एक तो आप माउंट एवरेस्ट का व्यू देख सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, और आप सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद ले सकते हो यहाँ इस जगह से। और जो चीज़ ये जगह सबसे मशहूर है या फेमस जिसे कह सकते हो, वो है यहाँ की ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज़। यहाँ की जो बटरफ्लाइज़ की वैरायटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रीज़न है कि यहाँ पर एक बटरफ्लाइज़ किस लिए आते हैं, जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं बेसिकली, तो आपको फूल पौधे तो भरपूर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको ऐसे लगेगा कि मैं आप कहाँ, मतलब आपको खुद को ये नहीं पता लगेगा कि आप हो कहाँ पर। तो इतना ब्यूटीफुल सा एक एरिया आपको है जहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आपको मिलेंगी। इसके बाद आप वापस इस बटरफ्लाइज के नज़ारे से आप बैक करोगे, आप वापस आओगे अपने होटल पे, और नेक्स्ट दिन की तैयारी आपकी होगी। ब्रेकफास्ट के बाद आप नागरकोट से सीधा अपने अगले गंतव्य के लिए आप तैयार हो जाएंगे, कि वहाँ से डायरेक्टली, नागरकोट से डायरेक्टली आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका ड्रॉप होगा, ताकि आप अगले अपने डेस्टिनेशन या गंतव्य की ओर आप बढ़ सकते हैं। और जो विदाई आप एक अच्छी यादें के साथ और एक शांत मन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आप आगे अपनी यात्रा कर सकते हैं। जब आप यात्रा कर रहे हैं तो जाते जाते आप कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है, वो बस एक लाइक करनी है, एक शेयर करनी है, एक कमेंट करनी है और सब्सक्राइब करना है। लास्ट में जो एक बेल आइकन है वो भी दबाते जाना है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियोस की। इसकी जो रेट डिटेल्स जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, और होटल्स जो यूज़ किए हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द वीडियो वो भी आपको दें। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हमारे पार्टनर कॉन्टैक्ट्स है उसके भी डिटेल्स आपको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर मैं मतलब ऑफ कोर्स आप हमें इन नंबरों पर, इन ईमेल पर आप अगर कांटेक्ट कर सकते हैं, करके आप ऑफ कोर्स अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं एक और नए सफ़र के लिए, ताकि आपका अगला सफ़र मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तब तक के लिए लाइक